Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. प्रमोद खुराना ने अभिमन्यु को देखते ही पहचान लिया। अभिमन्यु सर, आप? हमें तो भरोसा नहीं हो रहा कि आप इस मामूली पार्टी में आएंगे। हम कितने दिनों से आपको ढूंढ रहे थे। आइए सर, हम आपके लिए ड्रिंक बनाते हैं। संजना और बाकी के लोग जैसे अपना दिल हाथ में लिए अभिमन्यु और प्रमोद की ओर देखे जा रहे थे। किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि प्रमोद जैसा मीडिया टाइकून इस गरीब अभिमन्यु को सर क्यों बोल रहा था। अभिमन्यु ने धीरे से उनकी तरफ देखा और खुद ही वाइन की बोतल उठाते हुए प्रमोद के लिए ड्रिंक बनाने लगा। प्रमोद, पहले तो तुम हमें सर कह के मत बुलाओ। हम नहीं चाहते कि हमारी असली पहचान यहाँ किसी को भी पता चले, खासकर हमारी बीवी संजना को। प्रमोद ये सुनकर एकदम चौंक गया। वो मामूली सी एम्प्लॉय आपकी बीवी है और वो आपसे ऐसे बेशर्मी से क्यों बात कर रही थी? अभिमन्यु ने संजना की तरफ देखा। वो शक भरी नजरों से देखती हुई उसकी ओर आ रही थी। अभिमन्यु ने घबरा कर कहा, वो सब बाद में, अभी हमें बस तुम कुछ पैसे दे दो। जल्दी करो, संजना इस तरफ ही आ रही है। प्रमोद ने जल्दी से अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और अभिमन्यु के हाथ में रख दिया। तभी संजना उन दोनों के पास पहुंच गई और उसने अभिमन्यु के हाथ में पड़े उन पैसों को देखा। उसने तुरंत अभिमन्यु के हाथ से वो पैसे छीन लिए। तुमने मिस्टर प्रमोद से पैसे मांगे? क्या सोचेंगे ये? कैसा भिखारी रहता है इस घर में? लेकिन तभी प्रमोद बीच में बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी, बट आई थिंक कि अभी हमें चलना चाहिए। आप लोगों के मैटर्स में हम नहीं पड़ना चाहते। और मिस्टर कबीर, द डील इज ऑफ। दरअसल प्रमोद खुराना शहर के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी जनशक्ति का मालिक था। कबीर और संजना प्रमोद से खुद की कंपनी के लिए फंड लेना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन प्रमोद ने अब ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। वो घर से जाने लगा और जाते जाते उसने चुपके से अभिमन्यु को इशारा किया कि वो उससे बाहर मिलेगा। कबीर उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागा, पर प्रमोद ने उसे वहीं पे रोक दिया और वहाँ से निकल गया। संजना इन सब के लिए अभिमन्यु को ही दोषी मान रही थी। उसने एकाएक सारे पैसे अभिमन्यु के मुंह पर मारे और जोर से चिल्लाई, तुम्हारे इन 8,000 रुपए के चक्कर में हमारी करोड़ों की डील चली गई। तुमने शर्म हया सब घोल के पी ली है क्या? ये सब तमाशा देखकर बाकी गेस्ट्स भी वहाँ से निकल गए। तभी कबीर ने कहा, हम और इस आदमी की शक्ल नहीं देख सकते, हम घर जा रहे हैं। संजना ने उसे रोका, नहीं कबीर, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो ये भिखारी। इसके बाद वो अभिमन्यु से बोली, तुम अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी वजह से ये डील कैंसिल हुई है ना, अब तभी वापस आना जब वो डील वापस लाने का रास्ता मिल जाए। अभिमन्यु कुछ देर तक संजना का मुंह ताकता रहा और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। उसे अब बस प्रमोद से मिलने की जल्दी थी। वहीं पे शहर के दूसरी तरफ चांडालों की बस्ती में एक घर के ऊपर ढेर सारे काले कौवे मंडरा रहे थे। दूर शमशान घाट पे बैठा वो अघोरी चिलम पीते हुए मुस्कुरा कर बोला, लगता है किसी की मृत्यु निकट आ गई है। जिस कलंकिनी को हम वापस लाए हैं उसकी प्यास बुझने का वक्त आ चुका है। और एकाएक कौवों का झुंड जैसे बौरा गया। सारे कौवे जा जाकर उसी घर के छत पर अपना सर पटक कर मरने लगे। घर की दीवारों से एकदम खून टपकने लगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। और वही हुआ। शहर के सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी जनशक्ति में प्राइम टाइम की रिपोर्ट चल रही थी, जहां पर एक एंकर बनारस में होने वाली देव दीपावली के बारे में शहर को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। देव दीपावली पर इस बार लाखों की संख्या में भीड़ जुटने वाली है, विदेशी पर्यटकों की भी बड़ी तादाद। कि तभी एकदम से एजेंसी के अंदर की बिजली कट गई और अंदर अंधेरा छा गया। जनशक्ति का चीफ एडिटर भास्कर जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? जनरेटर और बाकी बैकअप्स कहाँ गए? बेवकूफों, प्राइम टाइम चल रहा है, चैनल का नाम डुबवाओगे क्या? कि एकदम से एक चपरासी मोबाइल का फ्लैश जला के भागा भागा आया। सर, गजब हुई गवा, पूरे बनारस की बिजली चली गई है। पूरा शहर घुप अंधकार में समा गया। अजीब तरीके से आंधी तूफान चल रही है और हमारे ऑफिस का जनरेटर भी जल के खाक हो गया है सर। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एकदम से जहां से न्यूज टेलीकास्ट होता था वो टीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई।
लेकिन इस बार वहां प्राइम टाइम की एंकर की जगह पर कोई और था। स्क्रीन पे एक अंधेरा कमरा था जिसमें बस धुआं ही धुआं भरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक लड़की बाल खोलकर अपनी गर्दन नीचे झुकाए बैठी थी। देख के लग रहा था कि उसने पूरे बदन पर कोई कपड़े नहीं पहने थे, बस भस्म की एक पतली परत उसके बदन को ढक रही थी। और फिर उसने अपनी गर्दन उठाई, लेकिन फिर भी किसी को उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दिया, जैसे वो कोई लड़की नहीं, बस एक परछाई हो। लेकिन उसकी आंख जैसे अंधेरे में किसी जुगनू जैसी चमक रही थी। वो कहने लगी, बनारस के मर्दों, दीपावली में इस साल तुम्हारे घर सौभाग्य का नहीं, कलंकिनी का आगमन होगा। इसलिए अपने घर के दिए संभाल के रखो। कलंकिनी तुम्हारे जीवन की सारी रोशनी चूस जाएगी। ये समझ लो कि कलयुग का आखिरी चरण शुरू हो गया है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर दूसरे ही पल बिजली आ गई। टीवी स्क्रीन से कलंकिनी जा चुकी थी। सब पहले जैसा हो गया। जिसने भी वो वीडियो देखा था, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। चीफ एडिटर भास्कर सारा हाल सुनने के लिए प्रमोद को फोन मिलाने लगा, लेकिन इससे पहले ही उसे मैसेज पे मैसेज आने लगे। दरअसल सिर्फ जनशक्ति चैनल पर ही कलंकिनी आई थी। बाकी के सारे चैनलों से उतनी देर तक कुछ भी टेलीकास्ट नहीं हुआ था। भास्कर कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके बगल में खड़ा चपरासी सहम कर कांपने लगा। हे भगवान, कलंकिनी का श्राप वापस लौट आया है। बनारस में अब काल ढलेगा। कलंकिनी किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन भास्कर ने उसे जोर से डांटा। बेफजूल की बातें बंद करो तुम। कोई कलंकिनी वापस नहीं आई है। बिजली पूरे शहर की कटी है, लेकिन चैनल सिर्फ हमारा हैक हुआ है। कोई हमारा दुश्मन लगता है। प्रमोद सर को हमें फोन मिलाने दो। जहां एक और जनशक्ति न्यूज का एडिटर भास्कर कलंकिनी की बात प्रमोद को बताने के लिए फोन मिला रहा था, वहीं अब अपने घर से बेइज्जत होकर निकला अभिमन्यु घर के बाहर प्रमोद को ढूंढ रहा था कि तभी एक ओर से प्रमोद अभिमन्यु के सामने आया। अभिमन्यु ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत जाके प्रमोद के गले लग गया। तुम नहीं जानते प्रमोद कि तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हुई है। लेकिन प्रमोद ने तुरंत उसे अपने से दूर हटा दिया। अगर ऐसी बात है तो आपने हमें एक फोन भी करना जरूरी क्यों नहीं समझा? आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। और वो संजना, वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? पर अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं प्रमोद, वो जैसी भी है हमारी पत्नी है। हमारे बीच कुछ गलतफहमियां जरूर आ गई हैं, लेकिन हम उससे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। बस तुम मेरे लिए एक काम करो, प्लीज ये डील मत कैंसिल करो। प्रमोद ने तुरंत कहा। अरे अभिमन्यु सर, आप प्लीज मत कहिए, बस ऑर्डर करिए। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। और तभी एकदम से प्रमोद का फोन बजने लगा। प्रमोद ने फोन की ओर देखा और बोला, हमारे चीफ एडिटर का बहुत बार फोन आ चुका है। जरूर कुछ अर्जेंट बात होगी, हम आपसे बाद में मिलते हैं। ये कहकर उसने अभिमन्यु को फिर से अपने गले से लगाया और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने भास्कर को फोन मिलाया। भास्कर उधर से घबराते हुए बोला, सर कहाँ हैं आप? यहाँ पर क्या क्या हो गया? हमारा न्यूज चैनल किसी ने हैक कर लिया था। वहाँ पे एक लड़की अपने आप को कलंकिनी, पता नहीं क्या श्राप। घबराहट से भास्कर की जबान लड़खड़ा रही थी। प्रमोद को कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ भास्कर? अपने आप को संभालो और हमें पूरी बात बताओ। भास्कर ने फिर अपने आप को किसी तरह संभाला और प्रमोद को पूरी बात बताई और आखिर में बोला, सर आप फोन नहीं उठा रहे थे। पूरे शहर भर से हमें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हमारे ऑफिस के बहुत सारे लोग तो कलंकिनी और उसके श्राप को सच मान रहे हैं, पर हमको लगता है कि ये हमारे किसी कॉम्पिटिटर का किया धरा है। एक ही रात में इतना सब कुछ हो गया कि प्रमोद के मुंह से कुछ देर के लिए कोई आवाज ही नहीं निकली। उसने अपनी कार रोक दी और धीरे से कहा, बनारस में हमारा कौन है कॉम्पिटिटर भास्कर? हमें तो लगता है कि देव दीपावली में बनारस में जो उत्सव होने वाला है, उसको रोकने के लिए ही किसी टेररिस्ट ग्रुप ने ऐसा किया होगा। पर वो सिर्फ हमारे न्यूज एजेंसी का सहारा क्यों ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इधर इन सब चीजों से बेखबर अभिमन्यु अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसे ऐसा लगा
मानो घर के बगल में लगी झाड़ियों में छुपकर कोई उस पे नजर रखे हुए था। अभिमन्यु जोर से बोला, कौन है वहाँ? कि तभी एकदम से झाड़ियों में हलचल हुई। अभिमन्यु दौड़ के उधर गया तो उसने देखा कि एक भैरवी झाड़ियों के पास खड़ी होकर अजीब ढंग से मुस्कुराई जा रही थी। अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आया। वो उसके नजदीक जाने लगा। तभी एकदम से जैसे एक धुआं सा हुआ और दूसरे ही पल वो भैरवी वहां से गायब हो गई। अभिमन्यु बिल्कुल सकपका गया। उसे अपने आसपास का माहौल बड़ा ही डरावना लगने लगा। तभी उसकी नजर अंधेरे में किसी चमकीली चीज पर पड़ी, वहीं अभी जहां कुछ देर पहले वो भैरवी खड़ी थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर देखा तो पता चला कि वो चमकीली चीज कोई पुराने जमाने के ताम्रपत्र थे, जिसपे एक नग्न लड़की की आकृति उकेरी गई थी। लड़की का चित्र इतना सुंदर ढंग से उकेरा गया था कि उसकी गर्दन पर बना एक निशान साफ साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु बहुत घबरा गया था। उसने सोचा, कहीं ये उसी कलंकिनी सोनम का ही तो किया धरा नहीं है। उसने वो ताम्रपत्र जैसे तैसे अपनी शर्ट के भीतर छुपा लिया और अपने घर की ओर जाने लगा। अभिमन्यु ने अभी घर में अपने कदम ही रखे थे कि संजना एकदम से उस पर बरस पड़ी। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में वापस घुसने की? क्या हमने जो कहा था वो तुम्हें समझ में नहीं आया? संजना के साथ वहां पर रिया और कबीर भी मौजूद थे। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारी बात हो गई है। कबीर के न्यूज़पेपर को प्रमोद की कंपनी से फंडिंग मिल जाएगी। रिया ये सुनकर बोली, इस फटीचर ने कहा और हम मान लें? और तभी कबीर के फोन पर प्रमोद का फोन आया और उसने कहा कि वो अगले दिन डील के पेपर साइन करने के लिए उसके ऑफिस में आ जाए। ये सुनकर संजना, कबीर और रिया सकते में पड़ गए। संजना को इस पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। हम नहीं मानते कि इसके जैसे नकारे ने वो डील इतनी आसानी से क्रैक कर दी, जिसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। तभी कबीर बोल पड़ा, जूते चाटे होंगे इसने प्रमोद जी के। ये सुनकर अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली। हाँ, तुमको जो मानना है वो मानो, पर सच यही है कि हमने वो डील क्रैक कर दी। अब हम चैन से सोने जा रहे हैं। तुम लोग सोचो कि अब इस फंड का करना क्या है। ये कहकर अभिमन्यु अपने कमरे में चला गया। अब रात के कोई 2 बज रहे थे। गंगा नदी के दूसरी तरफ, जहां पर इतनी रात को कोई नहीं जाता है, उसके एक कोने में कलंकिनी सोनम किसी दुल्हन के कपड़े पहने हुए लकड़ियों को बांधकर एक मृत्यु शैया तैयार कर रही थी। उसने बांस की एक अर्थी बनाई और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगा दिए। इसके बाद वहां चिलम पीता वही अघोरी आया। आज उसके हाथ में एक बोरी थी जिसका मुंह बंधा हुआ था। अघोरी ने कलंकिनी सोनम की ओर देखा और वो बोरी उसके बगल में पटक दी। तेरे लिए राहु लग्न का जातक ले आया हूँ, कर ले अपनी ज्वाला शांत। सोनम अपनी नाक बोरी के मुंह पर लगाकर सूंघने लगी और फिर कुछ देर के बाद उसने बोरी का मुंह खोल दिया। बोरी का मुंह खुलते ही उसमें से एक 25-26 साल का लड़का लुढ़कते हुए बाहर आया। उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर एक सफेद पट्टी थी। वो हाथ जोड़कर सोनम से मिन्नतें करने लगा, लेकिन सोनम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उस मृत्यु शैया पर ले गई और वहां लिटाकर उसके एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। अघोरी चिलम पीता हुआ अपना मुंह दूसरी ओर करके बैठ गया। सोनम ने फिर एक एक करके अपने दुल्हन के जोड़े भी उतार दिए। रात की चांदनी में सोनम का निर्वस्त्र शरीर चमकने लगा। वो मृत्यु शैया पर लेटे लड़के से बोली, डरो मत, ये बहुत मंगल अवसर है। तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तुम हमारी साधना के दूसरे आहुति हो। कलयुग के अंतिम चरण को लाने में तुम्हारा जो योगदान है, उसके लिए हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे आभारी रहेंगे। ऐसा कहकर सोनम उसके साथ उस मृत्यु शैया पर लेट गई। कलंकिनी ने अपनी बात रखने के लिए प्रमोद के ही न्यूज़पेपर को क्यों चुना? नग्न लड़की की आकृति बने ताम्र पत्रों के साथ खड़ी भैरवी कौन थी? आखिर सिंघानिया परिवार का वारिस होने की बात अभिमन्यु क्यों छुपा रहा है? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.